नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप उस पर शेयर कर सकते हैं। बात कर रहे थे लाइक कमेंट शेयर की बात करेंगे। लाइक कमेंट आपको उचित लगता है तो आप कीजिए, ठीक है। इसी के साथ में हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए पेड है। टेस्ट सीरीज में हम आपको बता दें थोड़ा सा कि 50 टेस्ट पेपर आपको दिए जा रहे हैं। 50 टेस्ट पेपर एक साथ नहीं, प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको दिए जाते हैं। यदि आप आज एडमिशन लेते हो तो जितने टेस्ट हो चुके हैं वो आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। उसके बाद में आपको प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे। विशेषकर जो यूपी TGT PGT की परीक्षा है उससे पहले ही आपको पूरे 50 टेस्ट पेपर करा दिए जाएंगे और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और उनका जो शुल्क है वो 750 रुपये है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एकदम नवीन है। कहें तो अभी तक आपको इस तरह के प्रश्न पैटर्न पर आधारित आपको कहीं मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि मैम मार्केट में भी मिल सकती है। हाँ, तो आप ले लीजिए मार्केट में, लेकिन जितनी गहराई के साथ में हमारे प्रश्न होते हैं या जितने परीक्षा को जो पूर्व में हुई परीक्षाओं को ध्यान करके पेपर बनाया जाता है वो थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल नया है, नवीन पैटर्न पर आधारित है। मार्केट में ऐसा अभी मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। और इसी के साथ में तैयारी को अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो शुरू से आप क्लासेस देख सकते हैं। चलिए, ये थी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंदोत्तर युग में। प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों की यदि बात करें तो अनेक क्षेत्रों में, अनेक प्रवृत्तियों में जो उपन्यासों की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, काव्य की ही प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं, उपन्यासों की भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं, तो उनके आधार पर विभाजन करने का कोई औचित्य नहीं था। जैसा कि आप देखेंगे जिस जिस प्रकार के उपन्यासों को आप पढ़ते हुए चलेंगे उसी प्रकार के उपन्यास आपको देखने को मिलेंगे। वैसे बता दें कि शुरू में हमने डिवाइड किया भी था। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे मनोवैज्ञानिक उपन्यास, सामाजिक उपन्यास, यथार्थवादी, प्रगतिवादी और कुछ में प्रयोगधर्मी भी है, यथार्थवादी है, ठीक है, ऐतिहासिक है, तो सांस्कृतिक है, ग्रामीण कस्बाई जीवन संस्कृति पर आधारित भी है। तो इस तरह के उपन्यासों में अब क्या है कि यहाँ से जब उपन्यास लिखने शुरू हुए हैं, अगर आप प्रेमचंदोत्तर युग की बात करेंगे तो उपन्यासों में कई क्षेत्र होते हैं। आप मुख्यतः एक ही श्रेणी में उपन्यास को नहीं रख सकते। उपन्यासकार को रख सकते हैं कि उन्होंने उस क्षेत्र विशेष पर उपन्यास लिखे हैं, लेकिन उनके उपन्यासों में हर प्रकार का क्षेत्र आपको मिलेगा। इसीलिए मुझसे कई बच्चे मतलब फ़ोन पे जब बात होती है कुछ बताते हैं कि मैम हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, गाइड ये कह देता है, गाइड वो कह देता है। तो ऐसा नहीं है, गाइड ऐसे नहीं कहते हैं। गाइड का कहने का मतलब है कि बहुत अधिकता उनके उपन्यासों में उस चीज़ की नहीं है, तो आपको अपने तरीके से हैंडल करना है। आप कहेंगे कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हीं को तो उभारना है। अभी तो देखा जाए तो प्रेमचंद जी पे भी बहुत काम हो चुका है, लेकिन आज भी शोध प्रेमचंद जी के इसका साहित्य मांग करता है, ठीक है। तो इसीलिए जिनको जो उचित लगता है आप कीजिए। यहाँ पे क्षेत्र निर्धारित नहीं करेंगे, जैसे जैसे क्षेत्र आएगा वैसे वैसे हम आपको पढ़ाते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझसे पढ़ते हुए अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे आके क्षेत्र निर्धारित की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब शुरू में परिपाटी बांध देती हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे स्टूडेंट को आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को ज़रूरत पड़ती भी है तो वो कमेंट कर सकता है। चलिए, बात करते हैं आज प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग यानी कि 1918 से 1936 का जो समय, यानी कि काव्य में बात करें तो छायावादी समय में है। आलोचना में बात करें तो क्या कहते हैं, शुक्ल युगीन है, रामचंद्र शुक्ल युगीन। और यहाँ पे अगर कहानी में बात करें तो जयशंकर प्रसाद के क्षेत्र पे बात आ जाएगी। और उपन्यास में प्रेमचंद युग है, लेकिन प्रेमचंद का जो युग था वो 1936 तक था। इसके बाद में प्रेमचंदोत्तर युग हो गया है। यानी कि जैसा आप देखेंगे कि काव्य में जब हम बात कर रहे थे तो छायावादोत्तर, अब छायावादोत्तर में तो डिवाइड हमने कर दिया था कि क्या कहते हैं, कविता है, साठोत्तरी कविता है, किस तरह की है, लेकिन उसमें भी था कि छायावादोत्तर यानी कि छायावाद के समय के बाद का जो समय है, यानी कि आज तक की कविताएं उसमें आई थी। वैसे ही हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर, यानी कि प्रेमचंदोत्तर युग में आज तक के जो उपन्यास लिखे गए हैं, यानी कि जो 2022 तक में भी जो उपन्यास है या जो 2023 में भी चर्चित उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, वो यहाँ पे अपना निर्धारण
कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई समय विशेष यहाँ पे निर्धारित नहीं होगा। कभी कुछ बच्चे कमेंट करें कि मैम इनका समय डिवाइड कीजिए, वहाँ ऐसे किया है, वहाँ ऐसे किया है। मुझे नहीं पता कहाँ कैसे किया है, लेकिन मैं जिस तरह पढ़ा रही हूँ आप उस तरह पढ़ते हुए चलिए। जिस तरह आपको नोट्स बनाने के तरीके ईजाद कर रही हूँ आप उस तरह के नोट्स बनाते हुए चलिए। परीक्षा से पूर्व में आप अपना रिविज़न जितना हो अधिक से अधिक कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको परीक्षा की वो भी आपकी समस्या खत्म हो जाएगी कि पेपर किस तरह बनेगा, क्वेश्चन किस तरह बनेगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपने यदि यहाँ पे आप बात कर रहे हैं जैनेंद्र जी की, अगर जैनेंद्र जी को आपने पढ़ा है तो इनके उपन्यासों से प्रश्न बनेंगे तो किस तरह बनेंगे, इस सब को परखने के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब बाजार में तो सीधा सीधा आ जाएगा परख किसका उपन्यास है। निम्न में से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, आप वो तो कर ले जाओगे। लेकिन अगर इसकी गहराई को समझना है तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 रुपये प्रति टेस्ट पेपर आपको पड़ रहा है, आप यूं ही खर्च कर देते हैं। हाँ, एक साथ आपसे लिया जाता है इसीलिए आपको थोड़ा सा लगता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में। मनोविश्लेषण की बात करें तो इसका जो क्षेत्र निर्धारित होता है मनोविज्ञान या मनोविश्लेषण, यानी कि जो पात्र है इस समय जो उपन्यासकार हैं उनके जो पात्रों के नायक नायिकाएं हैं उनका मन किन दुविधाओं में घूमता है। कहीं कहीं पे तो देखने को मिलता है कि कोई पात्र अपने अस्तित्व की बात कर रहा है, लेकिन अस्तित्व के साथ में ही उसका मन में जो विश्लेषण है वो किस किस तरह के चलते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको और समझाते हैं, आपको भी समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से अब तक का। पहले नंबर पे बात करेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। इसी में पहले जो उपन्यासकार हैं स्टार दे देते हैं जैनेंद्र कुमार हैं। समय की यदि बात करें तो 1905 में इनका जन्म हुआ है, 1988 में इनका निधन हुआ है। इनके उपन्यासों का जो मूल विषय है, यहाँ से प्रश्न बनेगा काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। निम्नलिखित में से, अब ये प्रश्न पुराना हो गया है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन नहीं है। अब आएगा कि उनका मुख्य आधार क्या है, मुख्य विषय वस्तु उनके उपन्यासों की क्या है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जितना मैं देती हूँ उतना मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई इस तरह प्रोवाइड कराता भी होगा तथ्यों को, जितने तथ्यों को मैं प्रोवाइड आपको कराती हूँ। ठीक है, मैं आपको तथ्य देती हूँ। बात कर लेते हैं पहले उपन्यास की, परख की। परख का समय 1929 है। जिनेंद्र एक ऐसे उपन्यासकार हैं कि इनका आपको एक भी उपन्यास नहीं छोड़ना है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, शुक्दा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, ये कोई भी उपन्यास आपको इनका नहीं छोड़ना है। अब इसमें आप मुझसे ना कहिएगा कि मैम आपने इम्पोर्टेंट नहीं बताया। जो उपन्यासकार इम्पोर्टेंट है उसका मैं एक भी उपन्यास पे टिक नहीं लगाऊंगी कि आप इसको पढ़े रहिएगा, आप इसको छोड़ दीजिएगा। जहाँ मुझे लगता है मैं वहाँ बता देती हूँ। ठीक है, तो परख उपन्यास, इसमें क्या है कि पत्नी व प्रेमिका के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। पत्नी और प्रेमिका का द्वंद्व, यानी कि जो कट्टो है, इसकी जो पात्र है कट्टो है, तो इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक पुरुष जो होता है वो प्रेमिका और पत्नी के द्वंद्व में रहता है। जो पुरुष होंगे और दोहरे जीवन में इस समय जी रहे होंगे तो वो समझ सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या कहना चाह रही हैं, उन पर बीत रही होगी। ठीक है, मैं ऐसा किसी को नहीं कह रही हूँ, मैं हंसी में थोड़ा सा बोली हूँ। बात कर लेते हैं अगले उपन्यास की, सुनीता की। सुनीता 1934 का उपन्यास है। इसमें क्या हुआ है कि सुनीता और हरिप्रसन्न का जो जीवन है उसको यहाँ पे चित्रित किया गया है। यहाँ पे सुनीता उपन्यास में यदि बात करें तो लेखक स्वयं यहाँ पे नायक के रूप में चित्रित हुआ है। त्यागपत्र की बात कर लें, 1937 का उपन्यास। ये एक ऐसा उपन्यास है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जो महिलाएं हैं उनकी अपनी आधी नहीं, एक तरीके से कहें तो उनकी अपनी आपबीतियाँ होती हैं। यहाँ पर सुनीता ये जो आपका त्यागपत्र उपन्यास है इसमें अपनी खुद की विभिषा दिखाई गई है कि हमारा अपना जीवन क्या होता है। जैसे कि आप बात करेंगे मृणाल की, इसमें जो मृणाल है, मृणाल का आत्मपीड़क तथा विद्रोही स्वभाव, यानी कि उसका विद्रोही जो व्यक्तित्व है वो चित्रित होता है। कैसे होता है, मुझे शायद ध्यान आ रहा है कि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये उपन्यास लगा हुआ है। त्यागपत्र दिखाया गया है कि मृणाल के मम्मी पापा नहीं रहते हैं, भैया भाभी लालन पालन करते हैं और एक मृणाल का भतीजा होता है। मृणाल का जो भतीजा होता है वो उसको दीदी बुआ मतलब मानता है, क्योंकि बच्चा जिसके संपर्क में ज़्यादा रहता है उसी पे उसका अधिकार भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा आप देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि अब तो महानगरीय सभ्यता ज़्यादा हो गई है, महानगरीय जीवन ज़्यादा जीने लोग लगे हैं। आप देखेंगे कि घर में जो काम वाली रहती है, जो आया रहती है बच्चे को पालने वाली, बच्चा उसी को अपनी माँ बाप दोनों समझने बैठते, माँ और मतलब मम्मी पापा दोनों समझ लेता है।
क्यों? क्योंकि मम्मी भी ऑफिस चली गई, पापा भी ऑफिस चले गए, वो लोग शाम को आए, बच्चा तब तक सो गया, सुबह जब तक वो जागा है तब तक मम्मी पापा चले गए हैं, बची कौन है? आया बची है, तो वही उसका लालन पालन कर रही है। तो उसको उसकी जो संवेदनाएं होती हैं बच्चे की, वो मम्मी पापा के प्रति ना होके उस आया की तरफ होती हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दिन तो लालन पालन उसका वही करती है। ठीक है, तो जैसे कि उसी के बाद में यहाँ पे बात करें तो आपका जो ये था मृणाल है, और मृणाल का जो भतीजा होता है वो मतलब बहुत ज़्यादा समझती है, उसको प्रेम हो जाता है। उसका भाई मृणाल का भाई उसका विवाह कहीं दूसरी जगह कर देता है। विवाह में थोड़ी अनमेलता भी रहती है, एक तरीके से देखें तो अनमेल विवाह होता है थोड़ा। उसके बाद में पति की डेथ हो जाती है, बहुत प्रताड़नाएं उसको भी झेलनी पड़ती हैं। फिर वो घर आ जाती है, भाई उसको एक्सेप्ट नहीं करता, रोक अपने घर पे नहीं रखता है, फिर वो घर से निकल जाती है। जिस तरह किसी फिर एक कोयले खदान मजदूर के साथ में फिर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। अंत में उसका भाई उसको जो भतीजा होता है प्रमोद, वो उसको मिलता है, और मिलने के बाद भी मतलब उसको लगता है कि वो एक वकील बनना चाहता है, और फिर वो अपने वकालतनामे से त्याग पत्र दे देता है उसको। वो कहता है कि जहाँ मैं अपनों की वकालत नहीं कर सका, यानी कि अपनी बुआ को, जो उसकी बहन बुआ थी, वो बुआ है वास्तविकता में तो वो बुआ है, वो उसको उसका अधिकार नहीं दिला सकता, तो फिर बेकार है। तो इस तरीके से बहुत मर्मस्पर्शी ये उपन्यास है। अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बिना ख़त्म करे इसको उठेंगे ही नहीं। बात कर लेते हैं कल्याणी का, तो 1939 का है, सुखदा 1952 का है, विवर्ध 1953 का है, व्यतीत 1953 का है। जयवर्धन की बात करें तो 1956 का है। इसमें जय और इला, जो ये दोनों पात्र हैं जय और इला, इनके बीच में जो काम अभुक्ति, ये मानते हैं कि काम अभुक्ति ही यानी कि इसमें ही सर्वस्व है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मुक्तिबोध की बात करें 1956 का, और इसकी विशेषता ये है, ये उपन्यास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा किस वर्ष मिला है, और इसमें राजनीतिक विमर्श को केंद्र बनाया गया है। अनंतर की बात करें 1968 का है, अनाम स्वामी 1974 का है, दशार्क 1985 का इनका उपन्यास है। और इसमें दशार्क उपन्यास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बताया गया है कि विवाह संबंध टूटने पर पत्नी का जब विवाह संबंध टूट जाता है, पति उसको डाइवोर्स दे देता है या छोड़ देता है, उसके बाद में वो किस तरह विवश होती है वैश्या बनने के लिए। ठीक है, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे लगता है जैनेंद्र जी आपके लिए कंप्लीट हो गए होंगे क्षेत्र विशेष उनका। आगे बढ़ते हैं, तेजी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों को हम सोच रहे हैं कि एक ही क्लास में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़ाने का आप किसी से भी पढ़िए, मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन जहाँ आपको एक विशेष भूमिका, अब यहाँ पे मैं भूमिका नहीं बांध सकती, क्यों? क्योंकि समय की मर्यादा है, वरना तो एक उपन्यासकार ही एक क्लास में कंप्लीट होंगे, और आपका सिलेबस भी मुझे कंप्लीट कराना है। चलिए बात करते हैं इलाचंद्र जोशी। यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जी की बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। इससे पहली क्लास में हमने इलाचंद्र जोशी जी को रोक दिया था, इलाचंद्र जोशी, लेकिन वहाँ पे उनका एक उपन्यास आ रहा था, इसीलिए बताना था। 1902 से 1982, वहाँ पे इनका समय भी नहीं बताया था। 1902 से 1982 उपन्यासों की बात करें तो पहला है घृणामयी। घृणामयी को हम लिखेंगे बस, यहाँ पे उसको पढ़ चुके हैं आप, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं सन्यासी। सन्यासी की बात करें तो 1940 का है, और ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ये भी इनका पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तीसरे नंबर पे बात करते हैं पर्दे की रानी। पर्दे की रानी की यदि बात करें तो 1942 का है। चौथे नंबर पे यदि बात करें तो प्रेत और छाया। प्रेत और छाया की बात करें तो 1944 का है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक माँ वैश्या जो होती है वो किस तरह अपने संतान को पालती है, और उसकी संतान में कैसी हीन भावना आ जाती है। पांचवें नंबर पे बात करें तो निर्वासन है। कथा क्षेत्र जिसको लिखना है आप लिख सकते हो, मैं मौखिक ही यहाँ पे बोलूँगी। छठे नंबर पे है मुक्तिपथ। मुक्तिपथ की यदि बात करें तो 1948 की है, राजीव और सुनंदा इसके पात्र हैं। सातवें नंबर पे बात करें तो सुबह के भूले। कहते हैं ना कि सुबह का भूला तो घर आता है, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, तो सुबह के भूले 1951 का है।
8वें नंबर पे बात करें तो जिप्सी, ठीक है, और जिप्सी 1952 का है, जिप्सी 1952 का है। और जिप्सी के विषय में थोड़ी सी विशेषता ये है कि त्याग के भोग नाम से ये प्रकाशित हुआ है बाद में, त्याग का भोग नाम से बाद में प्रकाशित। अनावश्यक टिप्पणियों से आप थोड़ा सा बचा कीजिए। अगर आपको नहीं पढ़ना है, मैंने आपसे ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप आइए, जिप्सी के बाद में जहाज का पंछी, जहाज का पंछी 1954। 10वें नंबर पे बात करें तो ऋतु चक्र, ऋतु चक्र की बात करें तो 1969 का है। 11वें नंबर पे बात करें तो भूत का भविष्य। अब यहाँ पे भूत वो वाला मत देख लीजिएगा, भूत का भविष्य, भूत का भविष्य आपका 1973 का है। और कवि की प्रेयसी 12वें नंबर पे है, कवि की प्रेयसी। कवि की प्रेयसी की बात करें तो ये है आपका 1976 का, ठीक है। और इसमें जो है सौमिल्लक जो है उसके जीवन पर ही आधारित है, कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बात कर रहे थे इलाचंद्र जोशी जी की। 1902 से 1982 इनका समय ठहरता है। घृणामयी आप देख चुके हैं, किस नाम से था, कैसे था, इससे पहले क्लास में, इसीलिए कहते हैं क्लास सीरीज से देखिए। सन्यासी की बात करें तो 1940 का है, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। पर्दे की रानी 1942 का है। प्रेत और छाया 1944 का है। प्रेत और छाया 1944 का है। इसमें देखिए, इसको बात कर लेते हैं पर्दे की रानी। पर्दे की रानी की जो नायिका है वो निरंजना है। निरंजना के विषय में थोड़ा सा ये बताया गया है कि एक खूनी पिता होता है और उसकी माँ होती है। माँ जो होती है वो वैश्या होती है और जो पिता होता है लड़की का, निरंजना का, वो खूनी होता है। तो उसके बाद जो उसका जीवन है कि वो वैश्या की पुत्री है और खूनी पिता की पुत्री है, तो किस तरीके से उसमें हीन भावनाएं हैं ये इसमें दिखाया गया है। बात कर ले आगे प्रेत और छाया। प्रेत और छाया में यदि बात करें तो इसमें जो नायक है पारसनाथ है, उसमें दिखाया गया है पारसनाथ के विषय में कि किस तरीके से अपने मतलब ये जो है वेश्या माँ होती है और उसके बाद में किस तरह हीन भावना का पारसनाथ को सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब जब भी स्कूल कॉलेज कहीं जाता है वहाँ पे उसको सुनना ही पड़ता है लोगों की बातें। निर्वासन की भी यदि बात कर ले तो इसमें क्या कहते हैं, भावुक थोड़ी संवेदनाएं हैं। मुक्ति पथ, इसमें राजीव और सुनंदा पात्र हैं। सुबह के भूले, इसमें गुलबिया पात्र है सुबह के भूले में। जिप्सी की बात करें तो जिप्सी जो है 1952 का है। त्याग का भोग नाम से इसको बाद में प्रकाशित करवाया गया है। कवि की जहाज का पंछी 1954 का है। ऋतु चक्र 1969 का है। भूत का भविष्य 1973 का है। कवि की प्रेयसी 1976 का है। और ये कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, उसमें जो उनके पूर्व के कवि थे सौमिल्लक, तो उनकी आधार बना के उनको लिखा गया है। तो ये थे आपके इलाचंद्र जोशी, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, तेजी से स्क्रीनशॉट आप लीजिए थोड़ा। चलिए, अच्छा, अनावश्यक कमेंट जो बच्चे करते हैं, मुझे कभी कभी मतलब मैं ताज्जुब करती हूँ कि बताइए आप इस तरह कैसे साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप कमेंट कर सकते हो। यही नहीं सोचते हैं कि हमें कहना क्या है। मैम ने क्या हमें बुलाया है कि आप आइए और हमारी क्लास में आप पढ़िए, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अज्ञेय जी की। कमेंट कीजिएगा अज्ञेय जी का पूरा नाम, क्योंकि कई बार आप पढ़ चुके हैं। समय की बात करें तो 1911 से 1987 इनका समय है। उपन्यासों में बात करें तो पहला है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी 1940 1944, 1940 और 1944 दो भागों में है, ठीक है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, एक सशक्त व प्रौढ़ रचना है। यह एक
सशक्त व प्रौढ़ रचना है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं नदी के दीप। देखिए, हर किसी प्रश्न का हर किसी कमेंट का मतलब नहीं होता है कि हम आपको जवाब दें। पत्रात्मक, यह है पत्रात्मक शैली प्रत्यावेदन शैली में रचित है। प्रत्यावेदन शैली व बात करें तो चेतना प्रभा शैली में रचित है। चेतना प्रभा शैली में रचित है। कौन सा उपन्यास? बात करें तो नदी के दीप। ठीक है, और इसी में बात कर लें तो भुवन गोरा, रेखा गोरा, इसमें जो है 4 पात्र हैं। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी की यदि बात करें तो 1961 का है। ठीक है, इस उपन्यास का जो विषय है, इस उपन्यास का विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास का विषय जो है वो मृत्यु से साक्षात्कार है। इसी में बात कर लें तो एक कथन है, शेखर का विद्रोह, शेखर का विद्रोह, अहम का विस्फोट, अहम का विस्फोट, अहम का विस्फोट मात्र है रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी जी ने ये कथन कहा है उपन्यास के विषय में। ठीक है, और अज्ञे जी ने खुद ने कहा है कि शेखर की खोज, शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है, कि खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। और ये जो कथन कहा है, ये कहा है आपके अज्ञे जी ने अपने उपन्यास के विषय में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अस्तित्ववादी क्षेत्र में भी उपन्यास पहुंचता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, एक और उपन्यासकार बचे हैं, वो हैं आपके डॉक्टर देवराज जी, को भी इसी क्लास में देखते हैं। बात कर रहे थे अज्ञे जी की। 1911 से 1987 समय है। शेखर एक जीवनी, इनका जो उपन्यास है 2 भागों में है, 1940 और 1944। ठीक है, और यह एक सशक्त व प्रौढ़ रचना है। इसमें आपने देखा होगा शेखर एक जीवनी में शशि है, शेखर है, और किस तरह से शशि मरने के बाद भी, जब शशि का देहांत हो जाता है, सरस्वती शशि भी है, तो कैसे उसकी छाप एकदम से शेखर पे पड़ी रहती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अस्तित्ववादी क्षेत्र में भी ये उपन्यास पहुंचता है, क्योंकि अस्तित्ववादी उपन्यासकार के रूप में भी अज्ञे जी जाने जाते हैं। नदी के दीप की बात कर ले तो 1951 है। यह पत्रात्मक शैली, प्रत्यावेदन शैली व चेतना प्रभा शैली में रचित है। किसी बच्चे का कोई पीछे कमेंट था, जब हम अज्ञे जी को हमने काव्य में पढ़ा था कि मैम नदी के दीप इनका काव्य है, उपन्यास भी है क्या? तो देखिए, हर प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं होता है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने कमेंट का उत्तर नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे तो अब आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपने अपने अजनबी। 1961 का उपन्यास है। इस उपन्यास का जो विषय है वो मृत्यु से साक्षात्कार है। शेखर का विद्रोह अहम का विस्फोट मात्र है, ऐसा कहा है रामचंद्र तिवारी जी ने। शेखर की खोज अंततोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है, ये कथन अज्ञे जी ने स्वयं शेखर एक जीवनी के विषय में कहा है। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तेजी से। चलिए, डॉक्टर देवराज जी को देखते हैं, वो किस तरह अपने साहित्य को समृद्ध किए हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज जी की बात करें तो 1917 से 1999 इनका समय है। पहले उपन्यास की बात करें तो पथ की खोज, पथ की खोज समय की बात करें तो 1951 है।
दूसरे नंबर पे बात करें तो बाहर भीतर है। बाहर भीतर 1954, और बाद में ये भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ। बाद में यह भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ। बात कर लेते हैं रोड़े और पत्थर। रोड़े और पत्थर की बात करें 1958 का है। फोर्थ नंबर पे बात करें अजय की डायरी। अब कमेंट आप ये ना करिएगा आज की डायरी पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे पढ़े हो, ठीक है। मार्केट की पुस्तकों में पढ़ोगे तो यही होता है, त्रुटियां रहती हैं थोड़ा बहुत सभी में। मैं वे और आप। मैं वे और आप 1969 का उपन्यास है। छठे नंबर पे बात करें तो दोहरी आग की लपट। दोहरी आग की लपट 1973 का है। दूसरा सूत्र की बात करें तो ये भी 1978 का इनका उपन्यास है, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे इसमें पथ की खोज में क्या है कि एक शिक्षक होता है। आधुनिक मध्य वर्ग में जो शिक्षित समाज है उसमें जो समस्याएं आएंगी, तो ये जो समस्याएं ज़्यादा करके होती हैं ये मध्यम वर्गीय समाज को ही होती हैं, या तो निम्न वर्ग के समाज को होती हैं, तो वहाँ पे तो छूत अछूत वाली शिकायत चलती हैं कि अछूत है, ठीक है। इस तरह से बात कर लेते हैं बाहर भीतर की 1954 का। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाद में यह भीतर का घाव नाम से प्रकाशित हुआ है उपन्यास, ठीक है, और सामाजिक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक भी है। रोड़े और पत्थर की बात करें तो 1958 का है, और इसमें एक अजय रोड़े और पत्थर ये क्या कहते हैं, रोड़े और पत्थर में अगर पात्रों की बात करें तो हरीश और कम्मो है। हरीश और कम्मो, थोड़ा सा एक कमेंट आप और कीजिएगा कमेंट कि कम्मो और अन्य किस पात्र की नायिका है, ठीक है। बताएंगे आगे जब पहुंचेंगे तब भी बताएंगे। अजय की डायरी की बात करें तो 1960 का है। अजय की डायरी की यदि बात करें तो अजय के माध्यम से इसमें जो विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर ये रचा हुआ है। अजय की डायरी की बात करें तो ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मैं वे और आप 1969 का है, ठीक है। और इसमें अगर बात करें मैं वे और आप, इसमें जो अजय की डायरी में जो प्रश्न थे विश्वविद्यालय से संबंधित उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे निदान किया गया है, ठीक है। दोहरी आग की लपट ये 1973 का है, और दूसरा सूत्र 1978 का इनका उपन्यास है। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लीजिए क्योंकि क्लास का लास्ट यही तक आज रहेगा। चलिए बात करते हैं जिन लोगों को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। 9568802463 ये जो नंबर है आप इसी पे कॉल करेंगे टेस्ट सीरीज के लिए। 750 रुपये फीस है, 50 टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। 6250 प्रश्न हैं। प्रति टेस्ट पेपर की यदि बात करें तो 15 रुपये आपको पड़ रहा है यहाँ पे, 15 रुपये, 125 प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। प्रति सप्ताह 2 टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। प्रयास यही है कि पूरा पाठ्यक्रम आपका इसमें कवर कराया जाए। तो जिनको भी कॉल करनी है 9568802463 पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में देखेंगे हम अगले उपन्यासकार, यानी कि अब जो हम क्षेत्र निर्धारित करेंगे वो करेंगे सामाजिक प्रगतिवादी इस तरह के उपन्यासों में, जिसमें ऐतिहासिक उपन्यासकार भी शामिल रहेंगे, क्योंकि सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों की परिपाटी सेम सी है, इसीलिए हम एक साथ देखेंगे। और अगली क्लास में जो हम एक उपन्यासकार को देखेंगे सबसे पहले वो थोड़े से चर्चित उपन्यासकार रहे हैं, और जिन्होंने देश विभाजन पर उनका जो उपन्यास लिखा हुआ है वो बहुत अच्छा है और बहुत विस्तृत है, 2 भागों में है। कमेंट कीजिएगा कि अगली क्लास में हम सबसे पहले किस रचनाकार को, किस उपन्यासकार को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।